मैं आचार्य सरस आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस में, जो कि आपको एकलव्य क्लासेस के द्वारा पहुंचाई जा रही हैं। साथियों, आज हमारा ये पहला सेशन, पहला क्लास है, तो प्रयास पूरा यही रहेगा कि विधिवत रूप से हर चीज़ आपको समझ में आए, और यदि कोई भी ऐसी चीज़ रह जाती है जो आपको नहीं समझ में आ रही थी, उसे कमेंट करिएगा। संपूर्ण प्रयास के साथ में एक बार लग रहे हैं हम लोग एकलव्य क्लासेस के माध्यम से। वर्णमाला हिंदी एक ऐसा विषय है जो कि भाषा के अंतर्गत आता है, और किसी भी भाषा को तभी अच्छे से समझा जा सकता है जब उसकी व्याकरण को विधिवत समझ लिया जाए। कहा जाता है, यदि कौमुदी आयातु वृथा भाष्य परिश्रमः, यदि कौमुदी नायातु वृथा भाष्य परिश्रमः। अर्थात व्याकरण का ज्ञान निश्चित रूप से सभी को होना चाहिए। आदि व्याकरणाचार्य महर्षि पाणिनि जी ने भी इसको रचित और निर्मित किया था। कई बार एक प्रश्न आता है, बच्चे प्रश्न करते हैं, सर हिंदी की व्याकरण किसने लिखी थी? क्योंकि यह समीचीन एक प्रश्न है आपका कि हिंदी की व्याकरण किसने लिखी थी। तो साथियों, हिंदी की व्याकरण किसी ने नहीं लिखी। यद्यपि हिंदी की व्याकरण के उद्देश्य के पाणिनि, हिंदी का पाणिनि कहा जाता है आपके किशोरीदास वाजपेयी जी को, लेकिन फिर भी ऐसा है कि यहाँ पर जो संस्कृत की व्याकरण थी, इसी व्याकरण से हिंदी व्याकरण का प्रादुर्भाव हुआ है। तो आइए हम लोग चलते हैं हिंदी वर्णमाला की ओर। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो वर्णमाला शब्द है, ये दो शब्दों से बना हुआ है, वर्ण और माला। तो वर्णमाला का जो पारिभाषिक रूप होता है वो होता है जहां पर एकल ध्वनि के साथ में, जहां पर एकल ध्वनि के साथ में एक व्यवस्थित रूप में वर्णों को समायोजित किया जाता है, उसे वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला क्या है? वर्णमाला एक वर्णों का व्यवस्थित क्रम है। वर्णमाला क्या है? वर्णों का एक व्यवस्थित क्रम है। तो क्रम क्या होता है, आइए देखते हैं। इसको दो भागों में, वर्णमाला को दो बड़े भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले तो वो कौन कौन सा है? वो है आपका, सबसे पहला है आपका स्वर भाग, और दूसरा है व्यंजन भाग। स्वर और व्यंजन, स्वर जो होते हैं इनकी संख्या 11 रहती है, और व्यंजनों की संख्या, व्यंजन की जो संख्या है वो आपकी रहेगी 33। तो 11 और 33 जो होते हैं, ये कितने हो गए आपके? देखिएगा 44। तो इस तरह से आपका 44 मूल व्यंजन कहलाते हैं। जो स्वर होते हैं हमारे 11, ये कैसे होते हैं? स्वरों को भी अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है। स्वर से बहुत से प्रश्न आते हैं। स्वर जो भाग होता है, इससे बहुत से प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्वर को कुछ भागों में विभाजित कर लेते हैं। तो वो भाग हमारे ये रहेंगे कि कौन से हमारे मूल स्वर हैं, कौन से संयुक्त स्वर हैं, कौन से मूल स्वर हैं और कौन से संयुक्त स्वर। तो मूल स्वर कौन कौन से होते हैं? यदि हम बात मूल स्वरों की करें तो यहाँ पर आपका, जिनको हम छोटा कहकर पुकारते हैं, जैसे छोटा आ, ई, उ, री, इन वर्णों को हम मूल स्वर कहते हैं। मूल का मतलब होता है इनमें कुछ और दूसरा मिला हुआ नहीं है। इसके बाद में बात करते हैं संयुक्त स्वर की। संयुक्त स्वर का तात्पर्य होता है ऐसे वर्ण जो दो अलग अलग वर्णों से मिलकर बनते हैं। जैसे यदि हम आ और ई, इन दोनों को आपस में मिलाएं तो ए वर्ण की उत्पत्ति होती है। आ और ई से ए बनता है। कई बार प्रश्न ये आता है कि ए वर्ण की उत्पत्ति किन वर्णों से हुई है, और ये प्रश्न अब तक टेट, सीटेट
आपका सुपर टेट और इसके अलावा जितने भी राज्य परीक्षाएं हैं, जैसे आपका पेट की क्लास है या एसआई है, इन सभी में इसको बहुतायत पूछा गया है। अब तक में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देखिएगा कि कैसे ये बनते हैं। कई बार ऐसा प्रश्न आ जाता है कि आय किससे निर्मित है, तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। वो कहते हैं कि बड़ा आ और बड़ी ई से आय बनता है, लेकिन ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। तो आइए देखते हैं किससे कौन सा बनता है। तो जो ए वर्ण है, ए की उत्पत्ति होती है आ और ई से, आ और ई से ए में बनता है। आय की उत्पत्ति होती है आ और ए वर्ण से। ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है कि किनसे कौन से वर्ण की उत्पत्ति हो रही है। तत्पश्चात क्या होता है कि एक वर्ण है हमारा ओ, इसकी उत्पत्ति किससे होती है। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं कि ई को यहाँ पर से हटाया, आ और उ ले लिया। तो यहाँ पर क्या किया हमने, आ धन उ। तो आ और उ से ओ वर्ण की उत्पत्ति होती है। और बात करें हम आओ की, तो आओ की उत्पत्ति होती है आ और ओ से। तो इस तरह से इन वर्णों की उत्पत्तियां होती हैं। तो आप निश्चित रूप से, जहां तक हमारा मानना है कि आप इसे समझ गए होंगे कि कौन से वर्ण की उत्पत्ति कैसे हो रही है। अब बात कर लेते हैं, यह तो हो गए हमारे संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण के बाद में हम बात करते हैं संयुक्त वर्ण के बाद में हम बात कर लेते हैं किसकी, वह वर्ण जो दीर्घ होते हैं। अब यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है कि जो दीर्घ वर्ण है ये कौन से होते हैं। तो जो दीर्घ वर्ण है ये इनको कैसे निर्मित किया जाता है। दीर्घ वर्ण और संयुक्त वर्ण में अंतर क्या है। दीर्घ वर्ण जो होते हैं वो समान वर्णों से मिलकर बनते हैं और असमान वर्णों से भी मिलकर बनते हैं, परंतु संयुक्त वर्ण समान वर्णों से कभी भी मिलकर नहीं बनता है। जैसे अब हम बात करें बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। यद्यपि बड़ी री का प्रयोग वर्णमाला के अंतर्गत नहीं करते लेकिन व्याकरण में किया जाता है, इसलिए लिख देते हैं इसको वर्णमाला में, लेकिन नहीं गिनेंगे। तत्पश्चात आ ई उ, ए आए ओ आओ, ये वर्ण हमारे कहलाते हैं दीर्घ वर्ण। तो संयुक्त का मतलब असमान स्वर से बनना और दीर्घ का मतलब चाहे समान से बने हो या असमान से बने हो। ये तीन वर्ण जो होते हैं ये समान से बनते हैं और ये असमान से बनते हैं, लेकिन ये कुल मिलाकर हमारे दीर्घ वर्ण ही होते हैं। तो यहाँ पर हमने तीन बातों को समझा और देखा है कि हमारे मूल वर्ण कौन से हैं, हमारे संयुक्त वर्ण कौन से हैं और हमारे दीर्घ वर्ण कौन से हैं। तो मूल, संयुक्त, दीर्घ वर्ण में उम्मीद है आपको कोई भी समस्या नहीं रही होगी। यदि कोई भी समस्या है तो आप कमेंट करें और हमें बताएं कि आपकी क्या समस्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनका अगला हिस्सा उठाते हैं कि किस तरह से। एक बात यहाँ पर आई थी, वो बात ये थी कि हाँ, तो अब अगली बात ये थी यहाँ पर कि वह वर्ण कौन से होते हैं जो जिह्वा के आधार पर या अन्य आधार पर इनको अलग अलग विभाजित किया जाता है। कौन से वर्ण ह्रस्व होते हैं और कौन से वर्ण दीर्घ होते हैं, यह पूछा जाता है कि ह्रस्व वर्ण कौन सा है और दीर्घ वर्ण कौन सा है। तो आपका जो ह्रस्व वर्ण है वो आपके, जिनको हम ह्रस्व वर्ण को ही लघु वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, तो ये कौन कौन से होते हैं जो ह्रस्व और लघु होते हैं। कौन से ऐसे वर्ण होते हैं जो दीर्घ भी होते हैं और गुरु भी होते हैं। तो आइए इनको एक बार हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम लिख लेते हैं एक क्रम से वर्णों को। तो हमने लिखा आ,   , 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
ऊ, री, ए, ऐ, ओ, और तो यहां पर आपके वर्ण जो स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे वो होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, जो कि अभी हमने आपको बताया था कि वर्णों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। तो ये हमारे 11 वर्ण हो गए जो कि हमारे वर्ण कहलाते हैं स्वर वर्ण। अब बात कर लेते हैं इनमें मूल वर्ण कौन से हैं। तो आ, ई, उ और री, ये वर्ण आपके मूल वर्ण कहलाते हैं। यही वर्ण आपके लघु वर्ण कहलाते हैं। यही वर्ण आपके ह्रस्व वर्ण कहलाते हैं। तो आप तीन बातों को एक ही जगह पर देख लीजिए। आ, ई, उ और री, इन वर्णों को मूल वर्ण, लघु वर्ण और ह्रस्व वर्ण के नाम से जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं गुरु वर्णों की। तो शेष जितने भी वर्ण यहां पर हैं, ये समस्त वर्ण आपके क्या कहलाते हैं, गुरु वर्ण कहलाते हैं, अथवा इनको ही हम दीर्घ वर्ण के नाम से जानते हैं, गुरु वर्ण या दीर्घ वर्ण। अब बात कर लेते हैं कि संयुक्त वर्णों के वर्ण कौन से हैं। तो फिर से एक बार हम कहें आपको कि यह वर्ण संयुक्त है और यह वर्ण दीर्घ है और यही वर्ण आपके गुरु हैं। अब यहाँ पर कंफ्यूजन या प्रश्न करने वाली बात यह है कि क्या ये गुरु और दीर्घ वर्ण संयुक्त नहीं है। तो निश्चित रूप से ये संयुक्त, ये वाले तो 4 हैं लेकिन इधर वाले संयुक्त नहीं है, इसलिए इनको हम गुरु और दीर्घ कहते हैं, संयुक्त यहाँ पर नहीं कहेंगे। और यहाँ पर हम संयुक्त यदि कहते हैं तो दीर्घ और गुरु है, लेकिन संयुक्त केवल ये 4 हैं। अब क्यों संयुक्त है, अभी हमने बताया था ये 2 असमान ध्वनियों से मिलकर बने हैं, और ये गुरु और दीर्घ इसलिए है क्योंकि ये समान ध्वनियों से बने हैं। क्योंकि 2 इधर भी मान है 2 इधर भी मान है, इसलिए वहां का अधिक इनको कहा जाएगा। तो इस प्रकार से इनका विभाजन हुआ। अब बात कर लेते हैं संख्या की कि कौन सी संख्या ऐसी है। तो यहाँ पर मूल वर्णों की संख्या 4 है। कई बार यह प्रश्न आता है कि संख्या का विभाजन कीजिए कि संख्या कितनी है। तो मूल वर्णों की संख्या 4 है। गुरु अथवा दीर्घ वर्णों की संख्या 3 और 4 कितने हो गए, 7 है। और यहां पर संयुक्त वर्णों की संख्या 4 है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर उठता है, यदि आपसे पूछा जाता है कि गुरु अथवा दीर्घ वर्णों की संख्या कितनी है, यह प्रश्न आ चुका है कि संख्या कितनी है, तो संख्या वहां पर आप 7 लगाएंगे। और यदि संयुक्त की पूछी जाती है, अब यहाँ पर केवल संख्या की बात मैं कर रहा हूं, यदि संख्या की बात की जाए तो संयुक्त वर्णों की संख्या आपकी 4 है। संयुक्त वर्णों की संख्या 4 है। गुरु अथवा दीर्घ वर्णों की संख्या 7 है। मूल ह्रस्व या लघु वर्णों की संख्या 4 है। और कुल वर्णों की, कुल स्वर वर्णों की संख्या 11 है। उम्मीद है कि इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। आइए बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की ओर। दूसरा हमारा जो स्टेप है वो आपका आता है कि इनका उच्चारण किस तरह से विभाजित किया गया है। जिह्वा के आधार पर कौन से वर्ण अग्रवर्ण कहलाते हैं, कौन से वर्ण मध्य कहलाते हैं और कौन से वर्ण पश्च वर्ण कहलाते हैं। परीक्षा में कई बार इस प्रश्न को पूछा जा चुका है पहले। तो बात कर लेते हैं जिह्वा के आधार पर वर्णों की संख्या और वर्णों की पहचान। किस आधार पर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जिह्वा के आधार पर। जिह्वा के आधार पर आपके 3 भेद होते हैं। कितने भेद हो गए, 3। वो 3 भेद कौन कौन से हैं। पहला हमारा आता है मूल, मतलब जिह्वा मूल कौन सा है। जिह्वा मूल या इसको हम कहते हैं अग्रभाग।
दूसरा आता है हमारा जिह्वा का मध्य भाग, और तीसरा होगा जिह्वा का पश्च भाग। अग्र, मध्य और पश्च भाग। तो अग्रभाग किसे कहते हैं? अग्रभाग का मतलब होता है जिह्वा जहां पर नोक के रूप में आगे आ जाए उसको हम अग्रभाग कहते हैं। तो अग्रभाग के अंतर्गत आपका जिह्वा किस में आगे जा रही है? देखो आ, जिह्वा आगे नहीं गई, ई नहीं गई, ई कहने में जिह्वा आगे आती है, ई। तो यहाँ पर आपका ई है। जब छोटी ई होगी तो स्वाभाविक रूप से बड़ी ई को भी यहाँ पर रखेंगे। तो आ और ई से मिलकर निर्मित होने वाला वर्ण ए और आय है। अतः ए और आय ये दोनों वर्ण भी अग्रभाग के अंतर्गत आएंगे। अब बात कर लेते हैं मध्य भाग की। तो मध्य भाग में कौन सा रहता है? केवल और केवल छोटा आ जो होता है ये मध्य भाग में रहता है, और शेष जितने भी वर्ण है वो पश्च के अंतर्गत आते हैं। तो पश्च में हमारा बड़ा आ जाएगा, इधर उ, री, ओ, आओ। ये इतने वर्ण जो होते हैं ये हमारे पश्च भाग। अब इनकी संख्या को देख लेते हैं। तो 4 वर्ण जो होते हैं ये अग्रभाग में है, केवल एक वर्ण मध्य भाग में है, और 5 वर्ण आपके पश्च भाग में है। कोई छूट रहा है क्या? क्योंकि 10 हुए, 11 होने चाहिए थे। आ 1 2 3 4 5 इधर 6 वर्ण है, सॉरी ये जो होते हैं हमारे यहाँ पर 6 भेद हैं। तो 1 4 और 6, तो यहाँ पर इसका क्रम संपन्न होता है। अब बात कर लेते हैं वर्ग के आधार पर शब्दों के या वर्णों के भेद। तो वायु के आधार पर जो भेद होता है, बात कर लेते हैं वायु के आधार पर शब्दों के भेद। वायु के आधार पर 2 भेद हो जाते हैं। वायु के आधार पर जो वर्ण भेद किया जाता है वो होते हैं उसके 2 भेद। कौन कौन से? अनुनासिक और निरानुनासिक। यहां पर आपकी संधि हो गई निर्धन अनुनासिक, निरानुनासिक। तो ये रहा पूरा हो गया, अनुनासिक और निरानुनासिक। तो अनुनासिक वह वर्ण होते हैं जिनको नासिका से उच्चारित किया जाता है, और निरानुनासिक वह वर्ण होते हैं जिनको नासिका से उच्चारित नहीं किया जाता है। 2 वर्ण ऐसे हैं जिनको नासिका से उच्चारित किया जाता है, अनु और आम। ये आपका अनुनासिक वर्ण होते हैं। शेष जितने भी वर्ण होते हैं वो निरानुनासिक वर्ण होते हैं। हाँ, यदि आपने उस पर अनुनासिक बिंदु या चंद्र बिंदु का प्रयोग किया है तो वो निश्चित रूप से अनुनासिक होते रहेंगे। जैसे अगर हमने यहाँ पर हम कहें कि आ, शुद्ध आ यहाँ पर है, लेकिन यदि बिंदी लगा दी तो आपका ये अनुनासिक पहुंच गया। तो इसकी संख्या के बारे में नहीं पूछा जाता है। आपसे जब भी प्रश्न आएगा तो केवल आपको वर्ण देगा और पूछेगा कि ये अनुनासिक है या निरानुनासिक है। यदि आपको उसके ऊपर बिंदी नजर आ जाए तो वो वर्ण अनुनासिक हो जाएगा। यदि बिंदी ऊपर नजर नहीं आ रही है तो निरानुनासिक रहेगा, इसकी संख्या नहीं होती है। अनुनासिक की संख्या हम 2 कह सकते हैं, लेकिन ऐसा प्रश्न आता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अभी समीचीन उतना नहीं है। अब बात करते हैं ओष्ठ के आधार पर वर्ण के भेद। तो ओष्ठ के आधार पर जो वर्ण का भेद होता है वो होता है हमारा 2। एक होता है वृत्तमुखी और एक होता है अवृत्तमुखी। ओष्ठ के आधार पर वर्ण का भेद।
कौन कौन से होते हैं? दो भेद होते हैं। एक होता है हमारा वृत्तमुखी और दूसरा होता है अवृत्तमुखी। तो वृत्तमुखी वर्ण कौन से होते हैं और अवृत्तमुखी कौन से होते हैं, इनके विषय में हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। वृत्त का मतलब होता है गोलाकार और अवृत्त का मतलब होता है जो गोलाकार नहीं होते हैं। बहुत सीधी सी बात होती है, वह वर्ण जिनके उच्चारण में ओष्ठ वृत्ताकार हो जाता है उसे वृत्तमुखी कहते हैं, और वह वर्ण जिसमें वृत्ताकार नहीं होता उसे अवृत्तमुखी कहते हैं। जैसे हम शुरुआत से देख लेते हैं, जैसे हमने कहा आ बोलने में वृत्त नहीं बनता है, तो इसका मतलब ये हमारा अवृत्तमुखी है, और जब छोटा अवृत्तमुखी है तो इसका मतलब बड़ा आ भी अवृत्तमुखी है। छोटा आ ई में भी वृत्त नहीं बन रहा है। ई। अब आगे बात करते हैं ऊ। जैसे हमने ऊ कहा, ओष्ठ ने हरकत करना प्रारंभ कर दी, तो इसलिए ऊ कैसा वर्ण है? ऊ वृत्तमुखी वर्ण है। तो यहाँ पर हमारा ऊ आ गया। जब छोटा ऊ है स्वभाव से बड़ा ऊ भी हो जाएगा। आ ई ऊ री, इसमें भी हमारा वृत्त नहीं बना। तत्पश्चात ए आए, इसमें भी वृत्त नहीं बनेगा। लेकिन ओ और औ इनके उच्चारण में वृत्त बनता है, इसलिए इसको कहा जाएगा वृत्तमुखी। तो अब बात कर लेते हैं संख्या की। तो वृत्तमुखी वर्णों की संख्या 4 है और अवृत्तमुखी वर्णों की संख्या 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7। इस तरह से हमारा वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी का भाग संपन्न हुआ है। यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ पा रहा है तो आप कमेंट करते जाएं और उसको निश्चित रूप से आपको समझाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं वर्ण विभाजन के अंतर्गत इनको इसी तरह से क्यों रखा गया, किस वर्ण के बाद में किस वर्ण को रखा गया है, तो क्यों रखा गया, उसका कारण क्या है, और थोड़ा सा वैज्ञानिक बात कर लेते हैं हम लोग। जैसे वर्णमाला में सबसे पहले हमने पढ़ा है आ ई उ री ए आए ओ औ। इन वर्णों को हमने अध्ययन किया है। तो ये वर्ण इसी क्रम से क्यों आए, तो थोड़ा सा रहस्य जान लेते हैं आज हम लोग। आ और आ जब आपस में मिलता है तो आपका बनता है बड़ा आ, तो ये हमारी हो जाती है दीर्घ संधि। और सबसे पहले संधि पढ़ते हैं हम दीर्घ संधि, तो यहाँ पर हमारी संपन्न हो जाती है आकाश वर्ण दीर्घ। आ और ई जो मिलता है तो बनाता है ए। आ और ई मिलकर ए का निर्माण करते हैं, जो कि हमारा बन गया है यहाँ पर गुण संधि। देखिए यहाँ पर संधियां आपकी लगाई जा रही हैं, बहुत ही तरीके से इस काम को किया गया है। यहाँ पर गुण संधि हो गई, आपका आ और ऊ मिला तो ओ बना, ये भी आपकी गुण संधि हो गई। इधर क्या होता है, आ और ए मिलकर आय बनता है, तो यहाँ पर आपकी वृद्धि संधि तैयार हो जाती है इनके भी माध्यम से। तत्पश्चात क्या होता है, आपके यहाँ पर दीर्घ गुण और वृद्धि, इस तरह से ये संधि आपकी तैयार हुई और इन संधियों को का सूत्र एचो अयवायावा होता है, जो कि यहाँ से प्रारंभ होता है। अतः इनका क्रम इस तरह से रखा गया है, ये इसका कारण है। और आगे बढ़ते हैं, हम लोगों ने अध्ययन स्वर भाग का किया, अब आगे चलते हैं व्यंजन की ओर। वर्णमाला में आज की क्लास में हम संक्षिप्त रूप से आपको पूरा ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि कोई भी विषय छूटा ना रह जाए। तो बात करते हैं व्यंजन वर्णों की। इससे पूर्व हमने आपको बताया था कि व्यंजन वर्णों की संख्या
33 होती है, जो कि मूल संख्या है। यद्यपि इस तरह से 33 और 11 मिलकर आपके 44 हुए, परंतु आप कुल वर्णों की जो संख्या पढ़ते हो वो 52 पढ़ते हैं। उसके कैसे क्या निर्माण होता है आप देख लीजिएगा थोड़ा सा, कि यहाँ पर आपका जो स्वर भाग है, क्योंकि ये भी कई बार कई प्रश्न इससे आ चुके हैं कि मूल वर्ण कौन से हैं, कुल वर्ण कौन से हैं और किस वर्ण को कहाँ से लिया गया है। तो स्वरों की संख्या हमने 11 बताई, मूल व्यंजन की संख्या हमने 33 बताई। इनमें जो 33 है ये कैसे विभाजित हुए, सबसे पहले 11, इन 33 को हमने 25 कहा। 25 में आपका सबसे पहला जो भाग आता है वो आता है स्पर्श वर्ण का। सबसे पहला भाग आता है हमारा स्पर्श वर्ण का। तत्पश्चात स्पर्श वर्ण के बाद में आपका जो आता है वो आता है अंतःस्थ वर्ण, और अंतःस्थ वर्णों की संख्या आती है 4, अंतःस्थ वर्ण। ठीक है, आगे बात करते हैं, 4 वर्ण होते हैं ऊष्म। तो इस तरह से 8 और 25 कितने हुए सर? 33 हो गए। तो हमारे ये 33 वाला भाग यहाँ पर हमारा संपन्न हुआ। आओ अब आगे की बात करते हैं, आगे क्या होता है। आगे 4 वर्ण आपके जोड़े जाते हैं जो कि कहलाते हैं आपके संयुक्त वर्ण। इसके बाद में 2 वर्ण ऐसे होते हैं जो कहलाते हैं उच्छिष्ट वर्ण। उच्छिष्ट वर्ण, और 2 वर्ण कहलाते हैं हमारे उच्छिष्ट वर्ण को ही अयोगवाह नहीं, उच्छिष्ट वर्ण को आगत ध्वनि कहते हैं, और 2 वर्ण हमारे होते हैं अयोगवाह। तो अब यहां पर कितनी संख्या हो गई? 4 और ये 4, 8। तो यहां पर ये अलग से जो जुड़े हैं वो 8 वर्ण आ गए हैं। तो यहां तक हमारी जो 33 संख्या थी, 33 और 11 44, 44 और 8 कितने हो गए? रुको एक मिनट, संयुक्त में 53 हो गए। चौवालीस और 8 53 हो गए, 52 हो गए। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, वो वही तो नहीं कहे। तो ये आपके कितने हो गए भाई? सीधे सीधे 8 और 4 12, 12 के 2 और बचा आपका 5, 52। तो इस तरह से आपके 52 वर्ण पूरे हो गए। यहाँ पर महाशय बोल रहे हैं 53 वर्ण हो गए। तो अब यहाँ पर बात आती है कि कुछ वर्ण कहते हैं कि 44 के बाद में अगर आपने 2 वर्ण पहले उच्छिष्ट जोड़े तो वर्ण हो गया 46, ये 2 जोड़े तो हो गए 48, फिर ये 4 जोड़े तब 52। तो कुल मिलाकर आपने यहाँ पर देख लिया कि हमारी संख्या पूरी कैसे 52 हो गई। आइए आगे बढ़ते हैं जरा, फिर शुरू करते हैं हम लोग स्पर्श वर्ण से, क्योंकि इसके बाद में हमारा जो पहला भाग है वो स्पर्श से ही आता है, जैसा कि हमने आपको बताया है। स्पर्श वर्ण जो होते हैं ये 25 होते हैं। इनको कादियोमावसाने के नाम से जाना जाता है, इन्हें कुचुट टुक के नाम से जाना जाता है। कुचु टू और टू, कुचुट टुक के नाम से जाना जाता है। ये आपके 25 जो होते हैं वो 5 इधर खड़ी लाइन पर और गुणे 5 उधर पड़ी लाइन पर, पचम 25 हो गए। तो कैसे? का, खा, गा, घा और वा, चा, छा, जा, झा, ञा, टा, था, डा, धा और रा, था,
गा, धा और ना, पा, पा, बा, भा और मा। ये कैसे बनते हैं? सबसे वैज्ञानिक तालिका आपकी यही बनती है। आओ बात कर लेते हैं थोड़ा सा, इनको कैसे अध्ययन करना है। 1 2 3 4 5, ये जो 5 हमारे हैं ये हमारा कहलाता है वर्ग। इन 5 को हम वर्ग के नाम से जानते हैं। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, चतुर्थ वर्ग और पंचम वर्ग। और ये हमारा 1 2 3 4 5 ये हमारा कहलाया क्रम। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ये क्रम हो गया। आपसे प्रश्न करेगा, वो कहेगा कि तीसरे वर्ग के चौथे क्रम पर कौन सा वर्ण आता है? तालिका नहीं दे रखी होगी परीक्षा में, ये प्रश्न खूब आते हैं। तीसरे वर्ग के चौथे क्रम पर कौन सा वर्ण होगा? तो तीसरा इसमें छूटा, उसका वर्ग आ गया। उधर चौथा क्या होगा? 1 2 3 4, इसका मतलब ये वाला जो वर्ण है ये आपका टा ठा डा ढा। ढा वर्ण तीसरे वर्ग के चौथे क्रम पर है, ये आपका उत्तर हो गया। आइए इन्हीं को हम और अच्छे से अध्ययन करते हैं। यदि कोई वर्ण कट गया तो कोई बड़ी चिंता वाली बात नहीं है। इनको विभिन्न रूप से पूछा जाता है। अल्प प्राण और महाप्राण, यहीं पर हम लोग देखते हैं जरा। बहुत अच्छा सा प्रश्न आता है इन सब चीजों को लेकर कि कौन सा हमारा अल्प प्राण है और कौन सा महाप्राण है। आइए बात कर लेते हैं अल्प प्राण और महाप्राण की। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो आपका ये जो होता है ये होता है अल्प प्राण और ये होता है महाप्राण। तत्पश्चात फिर अल्प प्राण, ये महाप्राण और ये अल्प प्राण। देखो कितना सहज है याद करना, याद करने वाली कोई बात ही नहीं। अल्प महा अल्प, अर्थात आपको क्या करना है, केवल यहाँ पर इतना करके जाना है कि अल्प महा का मतलब सबसे पहले छोटा और उसके बाद में बड़ा, अल्प प्राण और महाप्राण। इस तरह से आपका ये पूरा हो जाएगा। तो यदि इन 25 में संख्या आपसे पूछी जाती है तो 1 2 और 3 जगह पर अल्प प्राण है। तो इन 3 जगहों पर जो अल्प प्राण है इसका मतलब 15 वर्ण, और महाप्राण जो होते हैं वह 10 वर्ण होते हैं। दूसरी बात याद कैसे रखना है, कुछ लोग अपना एक अलग तरीका अपनाते हैं। वो अलग तरीका क्या है आओ देखते हैं जरा सा। वो अलग तरीका थोड़ा सा ये है, वो ट्रिकी तरीका है। वो कहते हैं कि हम भाई ऐसे नहीं याद करेंगे, हम कहेंगे कि अल्प बराबर 1 3 5 मतलब 135, ये अल्प प्राण हो गया। और यदि महाप्राण की बात करें तो संख्या से अगर याद करना है तो 2 और 4 मतलब 24। महाप्राण वर्णों की संख्या का क्रम 2 4 मतलब 24 है और अल्प प्राण की संख्या क्रम 135 अर्थात 1 3 5 पर। सीधी बात हो गई है। आओ अल्प प्राण और महाप्राण के बाद में हम देख लेते हैं यहीं पर कि किनको अघोष कहा जाता है और किन वर्णों को सघोष के नाम से जाना जाता है। बहुत ही आसान है अघोष और सघोष को भी जानना।
अघोष वर्ण हमारे, अघोष वर्ण जो होते हैं पहले और दूसरे अर्थात 12 अगर क्रम की बात की जाए, और सघोष की बात की जाए, सघोष या घोष वर्ण की बात की जाए तो हमारा क्या होगा 3, 4, 5 मतलब 345। ये अघोष और सघोष की बात हो गई। अब यहीं पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इनके उच्चारण स्थान की। क्या इधर का बोर्ड दिख रहा है? ठीक है, तो बात कर लेते हैं। असल में वहां पर जाने का कारण ये बनता है, हम पहले समझते हैं कि ला उसको डस्टर से मिटाना है, तो डस्टर उठाने के लिए तब तक याद आता है कि डस्टर यहीं पर है हमारा। क्या थोड़ा सा आज आप लोगों को मैं बता दूं प्रिय साथियों, ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हमारी ये पहली क्लास है, तो थोड़ा सा अभी मैं चीज़ों को भूल रहा हूँ कि कहाँ पर क्या है। तो इस चीज़ को आज पहली बार थोड़ा सा आपको लगेगा कि यहाँ सब कुछ गड़बड़ सा कर रहे हैं, लग रहा होगा आपको, क्योंकि अभ्यास भी मैंने नहीं किया और आप लोग जानते हो हम आलसी तो वही हैं, बोर्ड पर आकर ही जो भी होता है वो होता है, शेष इतना समय नहीं रहता है। खैर, तो बात करते हैं हम लोग आगे की। उच्चारण स्थान की बात मैं कर रहा था कि कौन सा उच्चारण स्थान कहाँ पर रहेगा। बड़े सहज रूप में पूरा सूत्र न बताकर एक सहज रूप में मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ पर क्या रहेगा। आइए बात करते हैं कि ये हमारा जो प्रथम स्थान है ये कंठ भाग में रहता है। कहाँ रहता है प्रिय साथियों? कंठ भाग, क्योंकि कहा जाता है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। तो कु का मतलब होता है कवर्ग। अब यहाँ पर हमने दो एक बातें और कही हैं, आ क हा और विसर्ग। क्या पूरा आ रहा है वहां तक? ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठा का मतलब हो गया कि आ कु का मतलब हो गया का, खा, गा और वा, हा तथा आ। इतने वर्ण हमारे कंठ से बोले जाते हैं, इससे अधिक कंठ से नहीं बोले जाते हैं। तो 5 और 4, 5 4 5, 5 + 4 बराबर 9 वर्ण जो होते हैं वो कंठ से उच्चारित किए जाते हैं। पूरी बात एकदम समझते चलिएगा। दूसरा बात करें तो इचु ईशा नाम तालु। तालु का मतलब होता है दंत भाग के कुछ ऊपर का हिस्सा। तो यहां पर होता है ई चु य श। इतने नाम जो होते हैं अर्थात इतने वर्ण जो होते हैं ये हमारे बोले जाते हैं तालु भाग से। तो चु का मतलब हो गया 5 और 4 ये, तो 4 + 5 यहां पर भी हमारी संख्या कितनी हो गई? 9। फिर सूत्र आता है ऋटुषाणाम मूर्धा। साथियों, मूर्धा वह स्थान होता है जहां पर जिह्वा की नोक को बड़ी मुश्किल से पहुंचाया जाता है, इसीलिए छोटा बच्चा टा काफी समय के बाद कह पाता है टा। तो यहां पर आ गया आपका मूर्धा का क्या है? री टू रा शा। नाम मूर्धा मतलब री टाठा डाडाणा रा और शा। इतने वर्ण, तो कितने वर्ण? 3 + 5 बराबर 8 वर्ण मूर्धा से उच्चारित किए जाते हैं। और ये संख्या एकदम पक्की है और ये चीज आपको किताब में नहीं मिलेगी, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या जैसा है आपको इसका PDF भी उपलब्ध करा दिया जाएगा, जो कि हमारी बुक के माध्यम से भी आपको मिलेगा। आगे बात कर लेते हैं इचु यशा नाम तालु, ऋटुषा नाम मूर्धा और ऋतुलसा नाम दंता। मतलब
दंत्य भाग से कौन कौन से बोले जाते हैं? ली, तू, ल और श। तो यहां पर जो ली वर्ण है इसको हम हिंदी में तो अध्ययन करते नहीं है, तो इसको छोड़ दिया हमने, ये आपसे पूछी नहीं जाएगी, सूत्र में आती है तो मैंने उच्चारण किया। तो यहां पर 2 + 5, तो आपकी दंत्य भाग से उच्चारित होने वाले वर्णों की संख्या 7 हो गई, 7 है। अब बात करते हैं उपुद्यमानीय नाम ओष्ठ। ये आपका कहां से उच्चारण स्थान है? ओष्ठ से। और यहां पर सूत्र में अपनाए गए वर्णों की संख्या बताते हैं उ, उ और उपद्यमानीय जो संस्कृत का मतलब नहीं, तो यहां पर ए आपका उ और उ मतलब 2 और 5, यहां पर संख्या आपकी बनी 7। तो इस तरह से 7, 7, 8, 9, 9 ये आपकी संख्या उच्चारण स्थान की रही, और ये आपके रहे उच्चारण स्थान। अब आपसे वो पूछ सकता है कि वह वर्ण कौन सा है जो तृतीय वर्ग के तृतीय क्रम पर और मूर्धा से उच्चारित किया जाता है, तो आपका उत्तर होगा ग वर्ण। यदि आपसे पूछा जाए कि वह कौन सा वर्ण है जो दूसरे क्रम पर है, दूसरे वर्ग में है और दंत से उच्चारित किया जाता है, तो जल्दी से कमेंट करें वह कौन सा वर्ण है, वह कौन सा वर्ण है जो, सुन लीजिए फिर से, आपने अगर ध्यान से क्लास को लिया है तो निश्चित रूप से आप इस प्रश्न का उत्तर दोगे, और यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वह कौन सा प्रश्न है, वह कौन सा वर्ण है जो द्वितीय स्थान पर है, चतुर्थ वर्ग में है और दंत से उच्चारित किया जाता है। दंत से उच्चारित होने वाले चतुर्थ वर्ग और द्वितीय क्रम पर है, तो कौन सा आएगा साथियों? था वर्ण। इसका राइट उत्तर क्या होगा, सही उत्तर क्या होगा? था वर्ण जो है ये हमारा आंसर सही है। चलिए तो साथियों इसके बाद में शीघ्र हम आपको जो आपके स्पर्श के बाद में 33 भाग जो वर्ण है उनको हम ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके बाद में बात करते हैं हम लोग अंतःस्थ वर्ण की। अंतःस्थ वर्ण जो होते हैं कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला और वा। अब बात करते हैं कि इनको क्या कहा जाता है। प्रश्न ये आता है कि या जो होता है, या और वा, इन दो वर्णों को अर्ध स्वर के नाम से जाना जाता है। किस स्वर से जानेंगे? अर्ध स्वर। रा को क्या बोलते हैं बताइएगा? रा को क्या कहा जाता है? रा को क्या कहेंगे? रा को कहते हैं प्रकंपित या लुंठित वर्ण। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है रा को लेकर। रा वर्ण को प्रकंपित या लुंठित कहते हैं और ला को कहते हैं पार्श्विक वर्ण। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर से कि किस वर्ण को क्या कहा जाता है। आइए तुरंत एक हम लेते हैं ऊष्म वर्ण को। ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं हमारे? ऊष्म वर्ण में आपके 4 वर्ण आते हैं, शा, शा, सा और हा। इस सा को कहा जाता है ये आपका है मूर्धा, ये आपका है दंती और ये आपका हो गया
तालव्य। और ये है आपका स्वर यंत्रमुखी या काकल्य वर्ण। काकल्य या स्वर यंत्र मुखी वर्ण। ये आपके नाम पूछे जाते हैं, इनका उच्चारण स्थान अगर पूछा जाता है तो ये तालु से, ये मूर्धा से, ये दंत से और ये कंठ से। यहीं पर हमारा आज का सेशन संपन्न होता है और मिलते हैं एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ में और नए मार्गदर्शन के साथ में। साथियों, आप सभी अपने इच्छित सर्विस, अपनी नौकरी को प्राप्त करें और इस प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब चैनल से, इस एकलव्य क्लासेस से हमेशा जुड़े रहिएगा। अपना प्यार और स्नेह बनाए रहिएगा। आपके प्यार के आकांक्षी हैं हम, आपके स्नेह और सहयोग की भावना के आकांक्षी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अभी बताओ लाइव कितने का रहे हैं? लाइव आपके 45 के ऊपर थे। ठीक, साहब के 50 थे। साहब पहली बार आए हैं, साढ़े तक गए हैं, 8.5 लाख तक तक गए हैं। तो अच्छी बात है, तो उस हिसाब से हमारा ठीक है। हाँ, ठीक जिंदगी में पहली बार हम आए थे लाइव में। एक दिन ऐसा आएगा कि हम सुनेगा दादा भूला तो हेलो। हाँ पापा बताओ। इस पीडीएफ को सेव कर लेते हैं। हम चाहिए कहते हैं कि यार अरे आपका चल रहा है, उसको बंद कर दिया आपकी वो गाड़ी चल रही है। बड़ा यार अजीब आदमी है। अरे वो कर जाए, देखो